हेलो जनजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आई एम वेरी वेरी गुड। तो आ गए आप लोग आज एफएमएसएम का एग्जाम देके, और कैसा गया आपका एग्जाम? फटाफट से कमेंट करके पहले बता दो सर। मेरा एग्जाम ऐसा गया, पेपर वाज फैंटास्टिक, पेपर वाज लेंदी, पेपर वाज सम मॉडरेट। मेरे से पूछा जाए ना तो दिस पेपर को अगर कैटेगराइज करेंगे तो मॉडरेट से टफ के बीच में कहीं पे आएगा सर ये पेपर। मॉडरेट अबव एवरेज तो डेफिनेटली था, पेपर वाज नॉट एट ऑल इजी। डिस्क्रिप्टिव पोर्शंस में शायद डिफिकल्टी लगी होगी, लेकिन एमसीक्यू इस बार बहुत प्यारा प्यारा दिया था। एमसीक्यूज इस बार बहुत इजी थे कंपेरेटिवली। एमसीक्यूज आपके लिए बहुत अच्छे से मैनेज हो जाना चाहिए था। तो एमसीक्यूज में कोई दिक्कत आपको आना नहीं चाहिए, ठीक है ना? एक फटाफट से एमसीक्यूज का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड साथ ही साथ आपको ऑडिट का एग्जाम हो गया पोस्टपोन, अब एक बार रिलैक्स करिए, आराम करिए कि हाँ सर, अब ऑडिट का जब आईसीआई नोटिफिकेशन लाएगा तब माथा लगाएंगे कब अपना एग्जाम है। सर हमें क्या पढ़ाई छोड़ देनी है? क्या नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ना, आज आप रेस्ट कर सकते हो, कल से थोड़ा वापस ऑडिट पिक कर लेना, बिकॉज ऑडिट का क्या लेवल है, क्या टफनेस अपने को मालूम है। तो ऑडिट बहुत अच्छा से स्कोर करो इस बार ऑडिट में टारगेट करो एग्जामिशन का प्लीज़। तो ऑडिट के लिए बहुत मेहनत करना कल से। एक बार आज एफएमएसएम के एमसीक्यूज देख लेते हैं सर। जनरली एफएमएसएम अपना लास्ट पेपर रहता है तो एमसीक्यूज डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज सेकंड लास्ट ये बन गया, बट स्टिल ऑडिट में टाइम बेसी है तो आप डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्विकली आ जाओ मेरे संग, एक बार फटाफट पेपर देख लेते हैं। सर पहला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स इज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ बीपीसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैजिंग होल्डिंग 42,000 shares of the company. The shares are currently trading in the stock exchange at rupees 480 per share. एक्स हैज़ अ पॉलिसी ऑफ री इन्वेस्टिंग द अमाउंट ऑफ एनी डिविडेंड रिसीव बैक, ठीक है? तो सर उसको आज P0 दे दिया 480 का, 42,000 शेयर्स है कंपनी के उसके पास ऑलरेडी। उसका पॉलिसी क्या है? डिविडेंड को री इन्वेस्ट करने का पॉलिसी है। और कंपनी ने कितना डिविडेंड दे चुका है सर? 30 पर शेयर का डिविडेंड दे चुका है। तो मेरे को पता डिविडेंड रिसीव कितना हुआ, 12,60,000 का डिविडेंड रिसीव हुआ। मैंने छोटा करके आपके लिए आंसर्स निकाल दिए हैं। कैसे आया सर? 42,000 इंटू 30 इज 12,60,000। नया प्राइस क्या होगा? मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको, कम डिविडेंड एंड एक्स डिविडेंड का। कम डिविडेंड मतलब जो आपका विथ डिविडेंड का प्राइस होता है, एंड एक्स डिविडेंड मतलब एक्सक्लूडिंग डिविडेंड का प्राइस होता है। तो वही यहाँ पे क्या होगा सर, आपको डिविडेंड 30 रुपए का दे दिया तो आपका एक्स डिविडेंड प्राइस क्या होगा? 480 माइनस 30 दैट इज 450। दैट इज 450 आपका क्या होगा प्राइस, राइट? यस और नो? हाँ सर। अब यहाँ पे जो 450 रुपए का आपका प्राइस बन के आएगा ना, 450 रुपये का प्राइस बन गया, ये नया प्राइस होगा। अब आप इसको यूज़ करोगे न्यू शेयर्स निकालने के लिए। तो 12,60,000 का डिविडेंड आपको मिला, उस रुपये को मैंने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के लिए अब मार्केट में प्राइस हो गया 450, तो मैंने 12,60,000 से 450 डिवाइड किया तो न्यू शेयर्स आ गए 2,800, एक्जिस्टिंग शेयर से 42,000, तो आंसर आ गया 44,800। कोई दिक्कत का बात नहीं है, ए इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज द डायरेक्ट बॉमल क्वेश्चन, बॉमल मॉडल का क्वेश्चन है आपका ईओक्यू वाला। सर मैं बॉमल मॉडल पढ़ के नहीं गया, कॉस्टिंग का एग्जाम दे के आए हो, ईओक्यू तो आता था ना, उससे भी ये क्वेश्चन बन जाता। तो कोई एक्सक्यूज़ की बात नहीं है। पहला बात तो कैश मैनेजमेंट से 2 नंबर पूछा है पेपर में, तो ये डिजर्व करता 2 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बॉमल मॉडल, देखो क्विकली। ऑप्टिमम कैश बैलेंस आपको दे दिया, मतलब आपको ईओक्यू वाला आंसर तो दे दिया। अब आपको सी दे दिया, आपको ओ दे दिया, अब आपको ए मांगा है इस क्वेश्चन में, एनुअल कैश डिसबर्समेंट्स मांगा है। तो आपने इसको पुट किया, इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आएगा 18 लाख का, ठीक है? इजी क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगाते, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जेड लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग टू पे डिविडेंड ऑफ 50 पर शेयर, मतलब D1 है 50 इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? कंपनी का स्पीड एडजस्टमेंट इज 25%, टारगेट पे आउट रेशियो 40%। स्पीड एडजस्टमेंट देख के मेरे को समझ में आएगा लिंटर का क्वेश्चन ये पूछ रहा होगा, लिंटर का क्वेश्चन ये पूछ रहा होगा। ईपीएस दे दिया 200 का। डिविडेंड पेड इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 यूजिंग लिंटर मॉडल इज हाउ मच, मतलब सॉरी D0 आपसे मांगा है। तो लिंटर का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज D1 इज इक्वल टू D0 इंटू ईपीएस इंटू आपका पे आउट माइनस D0 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा कितना मालूम है? 40 रुपये पर शेयर। अब यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स आपको स्ट्रांग होना चाहिए था इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब है बेसिक स्कूल लेवल का ही है, लेकिन अगर किसी का मैथ्स नहीं था तो एक बार डिफिकल्टी हुआ होगा, उसको यहाँ पे फंस गया होगा कि अब मैं सॉल्व कैसे करूँ। तो इसका अल्टीमेटली आंसर आएगा 40 रुपये पर शेयर, ठीक है? एक बार स्टेप्स देख लेना मैंने कैसे सॉल्व किया, पॉज करके। केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया। मैं केस में हमेशा आपको बोला मैं सीधा आ जाऊंगा, क्या आपका ऑप्शंस मांग रहा है। व्हाट इज द डब्ल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देख के समझ में आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, तो अब मैं फटाफट कर लूंगा। बाकी क्वेश्चन नजर घुमा लिया क्या, ठीक है? चलो केई मांग रहा है, सीएपीएम से आरवी मांग रहा है, कन्वर्टेबल डिवेंचर मांग रहा है, तो मेरे को समझ में आ गया क्वेश्चन क्या क्या बोल सकता है। अब अगर केस सिनेरियो स्टार्ट करें, यहाँ पे इतना सारा ज्ञान दिया है आधा पन्ना का, कोई एक नंबर दिख रहा है पूरी शीट में आपको? मेरी इस शीट में कोई नंबर दिख रहा है? बोलोगे सर डिविडेंड दिख रहा था 40 रुपये से ढक दिया मैंने। यहाँ पे कोई एक नंबर दिख रहा है? कोई नंबर नहीं है सर, तो मैं इसको क्यों पढ़ूंगा, हटाऊंगा मैं इसको सीधा। मैं सीधा आऊँगा नेक्स्ट पेज में और यहाँ पे जो काम की बात दी है उसको देखूंगा। इतना सा ही केस था इस बार। प्रीवियस टर्म वालों से पूछिए, जब क्या वर्किंग कैपिटल का एम्बिगुअस क्वेश्चन आ गया था, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया था, तो क्या हुआ था उनको।
तो आपको कोई कैपिटल बजटिंग नहीं, कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है, देख के ही सुकून मिलना चाहिए, खुशी आई होगी एग्जाम में कि हाँ भाई बच गया। सर ना ही वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन मांग लिया, ना ही मेरे को कैप बच से मांगा, मैं निकाल लूंगा अभी पेपर को। तो दैट इज अ थम्स अप, ठीक है ना। फटाफट से निकालना स्टार्ट किया, ये टेबल तो पता है अपने को क्या है। सीधा देखो क्या बोल रहा है, आरएफ निकालने बोला है तो आरएफ निकाल लेंगे, सॉरी केई निकालने बोला, केई निकाल लेंगे, आरएफ बीटा और आपको प्रीमियम दिया हुआ है। तो अपने को पता है सीएपीएम में केई कैसे निकलता है सर, आरएफ प्लस आरएफ माइनस आरएफ इंटू बीटा। इक्विटी रिस्क प्रीमियम को मेरे को और मार्केट रिस्क प्रीमियम इज द सेम थिंग। मैंने वो अपनी कॉमन मिस्टेक्स एंड डाउट्स वाली शीट में भी ये चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया था। पता 16% ये आया केई, मैं आंसर में गया देखा 16% ये है, और किसी भी ऑप्शन में 16% है नहीं। ऑब्वियसली केपी इज 12.5% बिकॉज क्वेश्चन में वो भी मांगा था। मैं केपी को दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया। समझ में आया, दिस इज द वे यू कैन गेन स्पीड। आपको ये एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिस से समझ में आता है ये सारी बातें, ठीक है। अब आ जाओ पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस क्वेश्चन। 10% convertible debentures of rupees 100 each are issued with a maturity period of 5 years. At maturity, the debentures will have an option to convert डिबेंचर इंटू इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:4। मतलब आपका रेशियो ऑफ कन्वर्जन दे दिया 1:4 का। आपका आज का है 100 रुपये का डिबेंचर, फेस वैल्यू 10% इज द इंटरेस्ट रेट एंड 5 years इज द पीरियड, नंबर ऑफ ईयर्स। करंट मार्केट प्राइस दे दिया 120 ऑफ इक्विटी, इक्विटी का आज का 120 रुपये का प्राइस है। ग्रोथ रेट दे दिया कितना, देखो 5% का ग्रोथ रेट है। तो मेरे को मालूम है आफ्टर 5 years क्या होगा, 120 इंटू 1.05 टू द पावर 5, 5 साल का ग्रोथ मैं उसमें ऐड कर दूंगा तो मेरा पता आंसर आएगा 153.15। नाउ 153.15 इज लेस और मोर देन द मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर्स, इट इज मोर, तो हायर को मैं लूंगा एज आरवी, तो मेरा आरवी बनेगा 153.15 पे, और नंबर ऑफ शेयर्स मेरे को कन्वर्जन दिया था 4, तो इंटू मल्टीप्लाई बाय 4, तो 612.6 इज द आंसर। 7B इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है, आरवी अभी आपने निकाला। अब आपको ना सेम डेसिमल यूज करना चाहिए स्मार्टली। 612.62 दिया तो मैं भी वही यूज करूंगा। एनपी 100 देगा, कोई क्वेश्चन में डेटा नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, कैलकुलेट किया 30.74, डन। इफ द कैपिटल स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस per equity share when the net profit available to equity shareholders is 48 lakhs and the company's P ratio is 21। ये क्वेश्चन को मैं कैसे करता, ये क्वेश्चन को मैं कैसे करता सर, यहाँ पे मेरे को क्या दिया है, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 48 lakhs। सर क्वेश्चन में ना प्रेफरेंस का भी डेटा दिया हुआ था, तो क्या मैं उसको प्रेफरेंस माइनस करूंगा, क्यों, क्वेश्चन में क्लियर दिया नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कोई एम्बिग्यूटी का चीज़ ही नहीं है। सिर्फ अगर नेट प्रॉफिट देता तो मैं सोचता करने का, मे बी मेरे दिमाग में आता ख्याल, लेकिन अब तो आएगा भी नहीं, डायरेक्टली दे दिया सामने से, बोला थैंक यू सो मच पुट करो। तो आप इससे कैसे करोगे सर, मेरे को ना पी रेशो दे दिया, मेरे को प्रॉफिट दे दिया, नंबर ऑफ शेयर्स में निकाल लूंगा कैसे, यहाँ पे देखो 60 lakhs को डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, तो मैं से ईपीएस निकल जाएगा, मेरा ईपीएस निकल जाएगा 48 से मैं 6 को डिवाइड कर दूंगा तो ईपीएस आएगा ₹8 पर शेयर का। ₹8 पर शेयर का मेरा ईपीएस आएगा। मार्केट प्राइस क्या होगा सर, पी इंटू ईपीएस, पी इंटू ईपीएस इज मार्केट प्राइस ₹168। डन है क्या। लास्ट में डब्ल्यूएसीसी कैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू वेट्स यूज करके। ना एग्जाम में आपको देखना चाहिए कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन में इतना टेबल वेबल बनाने का आपको लगता है टाइम है तो बनाओ, नहीं तो एक बार इसको रोको, दिमाग में ध्यान रखना इसको छोड़ा है और आगे बढ़ जाओ। तो एक चीज़ ये करना चाहिए। सेकंड, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको इक्विटी का मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ। सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी इज 120, इसको यूज़ करके मैं निकाल लूंगा क्विकली। मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे 120 इंटू 6 लाख शेयर से 720 lakhs आया। डिबेंचर का मेरे को दिया 40,000 इंटू 150, डिबेंचर्स का मेरे को मालूम है 100 ईच था, तो 40,000 इंटू 100 करूंगा 40 लाख होता है, तो 40,000 इंटू 150 देखो प्राइस दिया है इसका भी, तो ये आ गया डिबेंचर का। प्रेफरेंस का देखो 100 ही दिया है, 100 ही दिया है प्राइस, तो मेरा प्रेफरेंस 100 था, तो 100 का 100 आपका 20 lakhs का प्रेफरेंस रह गया। ये वेट्स आए, कॉस्ट निकाला हुआ था, 17.02 आया मेरा आंसर। किसी का आंसर कुछ और अगर आया बाई एनी चांस तो बताना सर आपने कैसे कैलकुलेट किया, एक बार देख लेते हैं। बट आई थिंक सो ये आंसर था, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी होनी नहीं चाहिए, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मेरा यहाँ से टैली हुआ है 17.02%। डन है क्या। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आए क्विकली। रेशियो एनालिसिस में बेसिक टाइम नहीं लगाएंगे, मैंने देखा भी नहीं है पूरा, क्विकली बस एक बेसिक डिफरेंस इंटरवल दिख गया था, तो मैंने सोचा क्या होगा ये, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय कॉक्स प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस डेप्रिसिएशन। ये आपको ध्यान रहना चाहिए था, ये आपको ध्यान रहना चाहिए था।
कि सर बेसिक डिफरेंस इंटरवल क्या होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक आपके लिए बना, हो सकता है लोगों को ये करने में दिक्कत आई हो। सर 2+1+2, तो ये 2 नंबर आपका ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा यहाँ पे, अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता था तो। चलो कोई बात नहीं, ये 2 नंबर को अपने मान सकते हैं कि हो सकता है बेसिक डिफरेंस इंटरवल आपको नहीं आता था, तो आपका ये गलती हो गया, 2 नंबर आपके यहाँ हो सकता है चला जाए किसी का, कोई बात नहीं। चलो सर फैक्टरिंग से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। मेरे वीडियो में मैंने बोला था फैक्टरिंग देखना, मेरे सुपर 30 में फैक्टरिंग का क्वेश्चन था। फैक्टरिंग बोला भी था, सर फैक्टरिंग देख के ज़रूर जाइएगा, इस बार बहुत टाइम से पूछा नहीं, और ये फेवरेट एरिया है इंस्टीट्यूट का फैक्टरिंग। तो देखो ये फैक्टरिंग से क्वेश्चन आया। सर ये एडवाइस करने का भी 1 मार्क्स था, एडवाइस करके आए हो ना, एडवाइस करके आए हो ना, 1 मार्क्स एडवाइस करने का था। देखो ये सब करने से ना आपके मार्क्स कट जाते हैं, तो प्लीज़ एडवाइस करके आने का 1 नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, गॉर्डन मॉडल का क्वेश्चन है ये, सॉरी डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन है सर। इसमें गॉर्डन मांग लिया, एमएम मांग लिया, कर लिए होंगे। लेवरेज का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेवरेज भी हो जाना चाहिए, मैंने देखा नहीं है, छोड़ देते हैं। सर नेट प्रेजेंट वैल्यू एज डब्ल्यू, अच्छा कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है ये। एआरआर आ गया वापस, एआरआर आ गया, एआरआर इज ऑल्सो फेवरेट पोर्शन। ये सब देखो डिटेल में करेंगे तो बात होगा, अभी ये सब क्वेश्चन में टाइम लगाएगा मतलब नहीं है। थ्योरी में डबल एज स्वॉर्ड इज अ ऑब्वियस थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बाकी सब आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं क्विकली। एसएम में आते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे, एक बार एसएम में अपने एमसीक्यूज कंप्लीट करते हैं। एसएम में क्या बोल रहा है, हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड और रेप्यूटेड आयुर्वेदा ब्रांड हैज डोमेस्टिक सेल्स कितना, हैज स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सेल्स बट स्ट्रगल टू एक्सपैंड इंटरनेशनली। सर अब कितना वाला चीज़ नहीं आएगा, नंबर्स खत्म हो गया, अब हमारा एसएम थ्योरी आ गया। ड्यू टू अनक्लियर लॉन्ग टर्म डायरेक्शन आफ्टर रिव्यूइंग इट्स डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स, उसका एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहा होगा, कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रैटेजिक प्लान फोकस्ड ऑन ग्लोबल पोजीशनिंग, आर&डी इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल पैकेजिंग, प्रोसेस यूनिफाइड डिपार्टमेंटल एफर्ट्स, इंप्रूव ब्रांड कंसिस्टेंसी एंड अट्रैक्टेड फॉरेन पार्टनर्स। विद इन अ शॉर्ट स्पैन हर्बल केयर एक्सपोर्ट्स रोज सिग्निफिकेंटली, ये सारा काम करके उसका एक्सपोर्ट्स अच्छा हो गया वापस। दिस केस हाईलाइट्स द की इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कौन सा केस आपका की इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हाईलाइट होता है। It ensures faster product manufacturing, no. It focuses mainly on employee enhancement, no. ऐसा कोई बात कहाँ कर रहा है। It enhances daily operation control, no. It provides a clear long-term direction and long-term organizational focus to move ahead, ये वाला बात ये क्वेश्चन कर रहा है, ये इजी था, 2 बार पढ़ता ना कोई तो उसको बन जाता है ये। सर ये कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया यार, ये क्वेश्चन टॉपिक का बात ही नहीं है, ओवरऑल एसएम का अंडरस्टैंडिंग है इसमें, बस सिंपल ओवरऑल एसएम का अंडरस्टैंडिंग है, नॉर्मल जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस तो, ठीक है। चलो आगे आओ। अर्बन स्टे रियल्टी डिसाइडेड टू एक्सपैंड इनटू टियर 2 सिटीज, क्वेश्चन मांगा क्या, ठीक है चलो समझ गया। आफ्टर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग द फर्म एलोकेटेड बजट्स, assigning projects to motivated teams, collaborated with local banks for financing, set up monitoring systems for construction and marketing activities, and develop conducive culture. Within 2 years, the company launched new housing projects successfully and captured market share in new regions. Which stage of strategic management does this case describe? कौन सा स्टेज ये डिस्क्राइब करता है। ओहो सर ये कैसे समझूं मैं, सर ये कौन सा स्टेज डिस्क्राइब करेगा, कैसे समझूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मालूम है, क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में क्या दिया, आफ्टर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, प्लानिंग वाला काम हो चुका है, अब क्या आता है प्लानिंग के बाद, प्लानिंग वाला काम हो गया, अब यहाँ पे बोला फर्म ने एलोकेट कर दिया बजट, वो सोच नहीं रहा, वो काम करने पे आ गया, एलोकेटेड बजट्स, असाइंड प्रोजेक्ट्स टू मोटिवेटेड टीम्स, अब वो इम्प्लीमेंट कर रहा है काम को, अपना प्लानिंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये आंसर है सर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, समझ में आई। किसी का और कोई आंसर है, कोई लॉजिक है तो जरूर बताना, डिस्कस करेंगे अपने भी। अ कैफे इज ओवरक्राउडेड ऑन वीकेंड्स बट नियरली एम्प्टी ऑन वीकडेज, ठीक है। टू इवन आउट डिमांड इट लॉन्चेज अ वर्क डे लॉयल्टी कार्ड विद डिस्काउंट्स फॉर वीकडे विजिट्स, मतलब वीकडे में उसके पास लोग नहीं आते थे, वीकेंड में आते थे, तो उसने कोई ऑफर निकाल दिया, सिंपल सी बात है, वो हैप्पी आवर होता है ना आप लोग का, वो हैप्पी आवर्स। दिस स्ट्रेटेजी इलस्ट्रेट्स व्हाट, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है क्या, नहीं। डी मार्केटिंग तो ऑब्वियसली नहीं है, सोशल मार्केटिंग है नहीं, तो दिस हैज टू बी सिंक्रो मार्केटिंग, समझ में आ गई। इजी क्वेश्चन था, अभी सब मार्केटिंग में पढ़ के नहीं गया क्या क्या होता है, तो यार ये सब तो आपकी गलती है, ये मार्केटिंग वाला एमसीक्यू इज़ वेरी कॉमन, बहुत बार पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो केस बेस्ड आ गया, केस में पढ़ूंगा नहीं मैं, तो सीधा आ जाऊंगा क्वेश्चन में भाई। हाँ सीधा आ गया क्वेश्चन में, दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द कंपनीज ट्रेडिशनल dairy business. There is external pressure on the company's traditional dairy business. Which type of strategic challenge is the company facing? Industry deregulation, अब ये तो पढ़ना पड़ेगा सर, मैंने ना मार्क कर दिया होगा। हाँ नाउ कल्पंजलि,
पतंजलि का भाई का ये समझ गया, कल्पंजलि इज फेसिंग मल्टीपल क्रॉस चैलेंजेस, कोई मल्टीपल क्रॉस चैलेंजेस फेस कर रहा है क्या? राइजिंग कंपटीशन, शिफ्टिंग हेल्थ नैरेटिव्स, कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज एंड एथिकल डिबेट्स, ये सारे प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है। ठीक है, अब क्या आंसर बनेगा इसका? सर इंडस्ट्री डीरेगुलेशन का बात नहीं है ये, इंडस्ट्री डीरेगुलेशन कहाँ कुछ ऐसा गवर्नमेंट का आ गया, कोई इंडस्ट्री का कोई चेंज नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सप्लाई चेन का बात भी नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। टेक्नोलॉजी का बात भी नहीं कर रहा है। दिस हैज टू बी सोशो कल्चरल शिफ्ट इम्पैक्टिंग डिमांड, लोगों का सोशल कल्चरल शिफ्ट आ रहा है। भाई मेरे को हेल्थ का अवेयरनेस बढ़ रहा है, देखो ना, मेरे को कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज है, हेल्थ नैरेटिव्स में मेरे को आ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ये मेरा सोशो कल्चरल में फॉल करेगा। वॉट स्ट्रैटेजिक ड्राइवर डिड कंपनी अडॉप्ट फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी ड्राइवर अडॉप्ट किया है? इसके लिए भी ये रहा, वेरियस स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स, कंटिन्यू इंप्रूविंग एंड प्रॉम्प्टिंग हाई क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का बात खुद ही सामने फर्स्ट लाइन में लिख दिया। लॉन्चिंग है विगन लाइन, तो सारा लाइन से समझ में आ रहा है सर मेरा ये प्रोडक्ट का बात कर रहा है, मेरा ये प्रोडक्ट का बात कर रहा है, पहला लाइन से ही समझ में आ गया। ठीक है, तीसरा पतंजलि पढ़ूँ मैं इसको, कल्पंजलि डेयरी एक्शन प्लान टू बिकम अ टॉप 10 डेयरी brand by 2035 with a strong presence in organic and health based dairy offerings is an example of strategic vision, that is strategic intent। ठीक है, खुद ही लिख दिया क्वेश्चन में, आपको बोला क्या करना है, मतलब इंटेंट का ही पार्ट है ना, सब विजन मिशन दे तो इंटेंट होगा ऑब्वियसली। विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्पंजलि डेयरी एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी बेस्ट क्लासिफाइड एज स्ट्रेंथ? डेयरी एनालिसिस मतलब वैल्यू चेन एनालिसिस का बात कर रहा है, देखो ऑप्शंस देख के समझ में आना चाहिए था। रिबिल्ड स्ट्रेंथ इन मटेरियल हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, गैप इन R&D, तो ये पता क्या होगा सर, ये हमारा हो जाएगा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ये हमारा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का पार्ट है सारे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ना ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। कल्पंजलि डेयरी जैसे टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, न्यू प्रोडक्ट लाइन में वो एंटर करेगा फीचरिंग विगन योगर्ट एंड ऑर्गेनिक मिल्क इन रिस्पॉन्स ऑफ शिफ्टिंग मार्केट प्रेफरेंस। मार्केट पेनिट्रेशन होगा क्या? नहीं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट होता है तो मार्केट पेनिट्रेशन बोलते हैं। न्यू प्रोडक्ट बोल दिया, बात खत्म। इनोवेशन कर रहा है क्या सर? वो डेयरी का ही काम में है, इनोवेशन कुछ नहीं कर रहा है, तो इनोवेशन भी नहीं होगा। सर कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, कोई नया बिजनेस में जा रहा है, नहीं होगा सर, ये होगा कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। ये था आपका MCQs का आंसर। इसका डिस्क्रिप्टिव सर बेसी इसमें मैंने देखा भी नहीं है, और ये आपको मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी पूछ लिया है, ये पता होना चाहिए। इनोवेशन का क्वेश्चन वो आपको पता है, इनोवेशन का आपको इनोवेशन के संग समझाना है, वो ठीक है। बाकी सारा चीज़ मैनेजेबल है, कॉर्पोरेट कल्चर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये वाला एरिया मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिसेंट ही पूछा है आपको। ठीक है, थोड़ा सा डिसेंट ही पूछा है, बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है। कंपेरेटिव प्रेशर एनालिसिस वाला क्वेश्चन पूछ लिया पोर्टर का, ये भी आपका बन जाता है इजीली। ऑब्जेक्टिव्स पे क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से होगा ये क्वेश्चन, ये भी आपका बन जाना चाहिए। ठीक है, चलो पेपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं बोलूँगा, डिस्क्रिप्टिव, लेकिन आपका ओवरऑल इस बार MCQs बहुत इजी आए थे, MCQs इस बार बहुत इजी आए थे। ठीक है, MCQ पोर्शन आपका बहुत FMSM का अच्छा गया होगा, तो आपको ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम्स ख़त्म बस हो ही जाता कि अब हमें 3-4 दिन 5 दिन पता नहीं कितना अब ICI वेट कराएगा। जिसका एग्ज़ाम मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाता ना, ज़्यादा अच्छा वही रहता है। अब आपको वेट करना होगा एग्ज़ाम्स एंड होने का, अपने सारे प्लान्स आपके डिफर हो जाएंगे, तो वो सारी दिक्कत तो थोड़ी अब आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। किसी का कोई दिक्कत अपना बताना, एक्सपीरियंस कैसा था एग्जाम का, नीचे कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ, बाय बाय।